everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharatiya College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EP 5211 Engineering Properties of Horticulture Produce or Agriculture Produce. So today's topic is properties of solid foods. मीन्स इसमें हमने पिछले क्लास में हमने रियोलॉजिकल से स्टार्ट किया था, तो ये भी रियोलॉजिकल का पार्ट है. उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बेस पे उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं और उनका एनालिसिस किस फार्मूला किस कैलकुलेशंस के बेस पे किया जाता है, ये हम इस क्लास में देखेंगे. सो पहले हम देखते हैं कि सॉलिड फूड्स होते क्या हैं. ठीक है, तो सॉलिड फूड्स जो होते हैं ना उसमें हमारे जो भी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं या कैसे हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी की वजह से उसमें चेंजेस आए हुए हैं. तो जो भी सॉलिड फूड्स होते हैं उसमें क्या है, हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का वर्क होता है. मीन्स उस पर लोड लगेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी जो है वो डिफ़ॉर्म होना स्टार्ट करेगी. ठीक है, तो डिफ़ॉर्म होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी मटेरियल है वो चेंज होने लगेगा. ठीक, मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल बैलेंस है वो बिगड़ेगा. तो उसकी वजह से ये है. तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या है एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशंस, वो हमें ये आइडेंटिफाई करके बताएगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे स्ट्रेस है स्ट्रेन है तो एक होता है हमारा कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है. ठीक है, तो जैसे कि कंप्रेसिव है, जस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऐसा होगा मतलब ये हमारे फोर्स हैं और बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट, तब उसको कंप्रेसिव बोलेंगे. ठीक है, जब ये स्ट्रेच होगा देन उसको टेंसाइल बोलेंगे. ठीक, और टेंजेंट होगा तब वो टेंजेंशियल वे में होगा, मतलब ऐसे होगा. ठीक है, मतलब टेंजेंट वे में, टेंजेंशियल एक एंगल के साथ वो स्ट्राइक करेगा. ठीक है, फिर अब इसमें क्या होते हैं हमारे, अब इस पे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं मेजर ग्रुप्स, कौन कौन से हैं, मतलब जिनके बेस पे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है. तो इसमें हमारा इलास्टिक सॉलिड्स होते हैं. तो इलास्टिक सॉलिड्स जो होते हैं ना, उसको हम लोग इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है कि हुकेन्सन और लीनियर इलास्टिसिटी. ठीक है, एक है लीनियर और दूसरा है आइडियल. ठीक, तो लीनियर कब केस में होगा, जब उसकी जो टेंडेंसी ऑफ द प्रोडक्ट जो होगी रिकवर होने की. ठीक है, जब किसी बॉडी पे शेप पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आएगा. ठीक है, तो बिना मतलब डैमेज हुए वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे जब आ जाए तब उसको बोलेंगे लीनियर इलास्टिसिटी. ठीक है, एंड आइडियल और हुकेन्स इलास्टिसिटी जो होगा, ये क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप शो करता है किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, मतलब फ्लो फोर्स और डिफॉर्मेशन का. तो इसमें क्या होता है, जब बॉडी जो रहती है ना, सेम इसमें भी वही है. इसमें क्या होता है, जितना जल्दी हो वो एक्चुअल पोजीशन पे आए, मतलब विदाउट टाइम लिए हुए. ठीक है, तब इसको बोलेंगे हम आइडियल या हुकेन्स इलास्टिसिटी. दोनों सिमिलर है, बस टाइम ड्यूरेशंस जो होंगे वो चेंज हो सकते हैं. मतलब किसी की प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो होगी वो तुरंत अपने पोजीशन पे वापस आ जाए, कुछ टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा. ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम है हमारा, तो इसमें डायग्राम में हमने ई जो है ये मतलब किसका, हमारा लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का. ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये हमारा दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा आइडियल है और ये हमारा लीनियर है. ठीक, तो इसमें क्या है, एक में जैसे कि लोड लगा वो उसी पोजीशन पे तुरंत आ गया, एक में लोड लगा वो कुछ ड्यूरेशन में कुछ टाइम में अपने पोजीशन पे एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ गया. ठीक है, और इसमें एंगल्स दिए हुए हैं कि स्लोप क्या है,
ठीक है। फिर उसके बाद है नॉन हुकेंस और नॉन लीनियर इलास्टिसिटी। तो जैसे कि इसमें क्या होता था, इलास्टिसिटी में वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाता था। इसका जस्ट अपोजिट होगा हमारा नॉन हुकेंस या नॉन लीनियर इलास्टिसिटी, मीन्स वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। और इसमें क्या होता है, स्ट्रेस जब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है, मतलब नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसमें जो लेवल ऑफ लोएस्ट स्ट्रेन का जो लेवल होता है, ठीक है, और ये लीनियर डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रेस होता है। तो ये जो लूप्स वगैरह बनाते हैं, जैसे ये जो था हमारा फर्स्ट, एक हमारा लीनियर का है और दूसरा हमारा नॉन लीनियर का। जस्ट मैंने एग्जांपल पे उसको बताया था कि एक लीनियर और दूसरा आइडियल। आइडियल मीन्स ये एक्चुअल, ये लीनियर है हमारा, मतलब जो है वही होगा। लेकिन नॉन वाले में जो होगा नॉन इलास्टिसिटी, ये हमारा नॉन इलास्टिसिटी है, ठीक है। मतलब चेंज होने से ही वो टूटना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर इसमें फिर उसके बाद क्या होता है, फिर है हमारा नॉन इलास्टिक सॉलिड्स में हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, द मटेरियल में शो इलास्टिसिटी लीनियर और नॉन लीनियर इफ द अप्लाइड स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आर स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशंस होते हैं हमारे जो भी सॉलिड होंगे उसमें, क्योंकि ये नॉन इलास्टिक मटेरियल का है, ठीक। फिर इसके वजह से क्या होता है, जो उसका फेलियर्स होते हैं उसमें बॉडी में जो होंगे वो फेलियर्स होंगे, मतलब वो क्रैक होंगे, डैमेज होंगे। तो ये फेलियर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फ्रैक्चर, दूसरा होता है हमारा रप्चर। फ्रैक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं बीच बीच से, ठीक है। या तो उसको बोल सकते हैं स्लाइटली वो दो पार्ट में टूट गया। लेकिन रप्चर जो होता है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे, मतलब वो बहुत जगह से टूटेगा, ठीक है। तब के केस में, मतलब ये बेसिक डेफिनेशन था कि फ्रैक्चर क्या है और रप्चर क्या है समझने के लिए। इसमें डेफिनेशंस लिखा है कि चीज़ है लो टेम्परेचर अल्टीमेट रिजल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो दो से ज़्यादा में सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन रप्चर में क्या होता है, उसमें स्ट्रेस डिफॉर्मेशन जो होता है ना, वो एक्सियली लोडेड की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी तरह से वो फट जाता है, टूट जाता है छोटे 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 टुकड़ों में, ठीक। फिर है हमारा प्लास्टिक सॉलिड। सर्टेन नॉन इलास्टिक प्रोडक्ट्स में शो yield वैल्यू एंड टेंस टू फ्लो व्हेन द स्टेट exceed this point. Plasticity is found more frequently in the semi solid and soft products such as butter, spread and rather than hard solids। मतलब हार्ड सॉलिड्स में नहीं होते, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो जिसमें लचीलापन पाया जाए, जो सॉफ्ट हो अंदर से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा प्लास्टिक सॉलिड हो गया कि प्लास्टिक टाइप का बिहेव करे कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको प्लास्टिक सॉलिड बोलेंगे। फिर हमारा विस्को इलास्टिक। तो इसमें क्या होता है, फेलियर रिजल्ट इन रप्चर, फ्रैक्चर और प्लास्टिक फ्लो यूजुअली इन्वॉल्व द रिलेटिवली लार्ज स्ट्रेस एंड लार्ज डिफॉर्मेशन इन द सॉलिड। ऑन द अदर हैंड स्मॉल डिफॉर्मेशन इज द मोस्ट सॉलिड एंड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स में रिवेल दैट इज नोन एज, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो अगर सेमी सॉलिड प्रॉपर्टीज़ का है तब उसको हम बोलेंगे विस्को इलास्टिक फूड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब वो सॉफ्ट भी हो, उसमें फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फेलियर जो मोस्टली होते हैं उसमें क्या होता है, फ्रैक्चर जो होता है, रप्चर होगा, उसमें हम किसी भी प्रोडक्ट पे फोर्स देंगे हाईएस्ट अमाउंट पे, लार्जर स्ट्रेस देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से चेंजेस होंगे, डिफॉर्मेशन। तो ऐसे सॉलिड जो सेमी सॉलिड टाइप के हो उनको हम लोग विस्को इलास्टिक बोलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा विस्को इलास्टिक मॉडल्स, ठीक है। तो विस्को इलास्टिक मॉडल्स जो है, हमारा विस्को जो इलास्टिक था उसके बेस पे इसमें मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एनालिसिस या वैल्यू कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हम लोग का जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो आता है, उनका क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगा कि वो होते क्या हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है विस्को इलास्टिक मॉडल्स में, इसमें 3 मॉडल्स होते हैं, मेन 3 मॉडल्स होते हैं। उसके बाद जनरलाइज्ड, मॉडिफाइड, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। पहला है हमारा केल्विन, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा है बर्गर मॉडल, ठीक है।
तीनों जो फर्स्ट मॉडल है एक में पैरेलल होता है, ठीक है, दूसरे में स्प्रिंग और डैशबोर्ड का वर्क है, ठीक है। तो ये देखते हैं, पहले हम न्यूटोनियन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लीनियर क्या होता है, जैसे फ्लूइड जो है उसमें क्या होता है, शेयर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है रेट ऑफ शेयर के साथ, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला दिया हुआ है कि क्या है, म्यू है, ईटा है, ठीक है, रो है, ये सब दिया है। नॉन न्यूटोनियन में इसमें क्या होता है, वन वे, मतलब इसमें जो शेयर रेट जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता और चेंजेस जो होंगे वो अलग, ठीक। फिर अब हम देखते हैं रियोलॉजिकल मॉडल्स, ठीक। तो ये हमारा रियोलॉजिकल मॉडल्स है, ठीक। ये जो है हमारा केल्विन है, दूसरा है हमारा मैक्सवेल, सॉरी ये मैक्सवेल है, दूसरा हमारा केल्विन है, तीसरा जो है हमारा बर्गर मॉडल, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि केल्विन जो है, ठीक है, तो केल्विन में क्या होता है, इसमें डैशबोर्ड और स्प्रिंग जो होता है, ठीक, वो हमारा सीरीज़ में होता है। लेकिन हमारा जो मैक्सवेल जो होता है, सॉरी केल्विन जो होता है, केल्विन में क्या होता है, वो पैरेलल में होता है। लेकिन मैक्सवेल जो बर्गर जो होता है उसमें क्या होता है, ये दोनों साथ में होते हैं, सीरीज बट विथ पैरेलल, ठीक है, सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे। डायग्राम से दिख रहा होगा, जो ऊपर में डब्बा ब्लॉक बना होगा वो हमारा डैशबोर्ड है, और दूसरा जो करंट टाइप का जो साइन बना है वो हमारा, मतलब ये हमारा डैशबोर्ड है और ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग डैशबोर्ड क्या होता है, वो उसका नोट्स दे दूंगा कि एक्चुअल में वो होते क्या हैं, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं हमारे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करने के लिए। जैसे करंट होता है ना, करंट में फ्रिक्वेंसी और उसका वॉट होता है, एक जोन होता है जहाँ से वो पास होगा, ठीक है, वो सब सिमिलर है इसका। फिर हम देखते हैं पहला केल्विन मॉडल। तो इसमें केल्विन मॉडल में क्या होता है, जो मैंने बताया कि स्प्रिंग और डैशबोर्ड जो होता है वो पैरेलल होते हैं केल्विन में, ठीक है। सेकंड वाला हमारा है केल्विन, ठीक है, पैरेलल में। इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और सेकंड वन जो होता है वो हमारा रेट ऑफ शेयर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो इसमें फोर्स जो होता है, फोर्स टू मूव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेट से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा केल्विन मॉडल होता है उसमें स्टेडी स्टेट डिफॉर्मेशन होता है, मतलब अच्छे से ऐसा बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन जो चेंजेस होंगे ना वो स्टेडी स्टेट डिफॉर्मेशन होंगे। इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, ये एप्सॉन इज इक्वल टू जेटा इज डिवाइडेड बाई ई, वो है हमारा ई की पावर में, ठीक है, ई की पावर में 1 माइनस ई माइनस टी टी, ठीक है। ये हमारा वैल्यूज़ हैं, जिसमें एक हमारा स्ट्रेस है, एक स्ट्रेन है, ठीक है। ई जो है कैपिटल ई जो है वो है इलास्टिक मॉडुलस जो है, टी ट्रीट जो है रिटार्डेशन टाइम है। फिर हमारा मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल में क्या होता है, इसमें स्प्रिंग और डैशबोर्ड जो होते हैं वो हमारा सीरीज़ में लगते हैं, ठीक है। ये हमारा प्योरली विस्कस फ्लूइड के विस्कस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब इसमें कांस्टेंट लोड अप्लाई किया जाता है तो ये इसकी जो डिफॉर्मेशन रेट जो होती है वो इंस्टेंटेनियसली होती है। फिर इसके लिए भी फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन डिवाइडेड बाई ई डी की पावर में 1 माइनस ई, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी रेट, ठीक है। तो जो हमारा टी जो है हमारा टाइम है, और ई डी जो है इलास्टिक डिकेस है, टी रेट जो है हमारा रिटार्डेशन टाइम है, ई ओ जो लिखा है वो हमारा इक्विलिब्रियम मॉडुलस है। फिर सेम हमारा बर्गर है,
तो इसमें क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग और डैशबोर्ड दोनों ऐड होंगे। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो 4 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग डैशबोर्ड सीरीज़ में, स्प्रिंग डैशबोर्ड पैरेलल में, 2 2 4, ठीक है। जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, क्रिप बिहेवियर्स आने लगते हैं। क्रिप बिहेवियर्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्रिप बिहेवियर क्या होते हैं, उनका एनालिसिस किस पैरामीटर्स के बेस पे किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेम क्या है, कुछ पैरेलल में होंगे और कुछ सीरीज़ में होंगे हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन डिवाइडेड बाई E0 प्लस स्ट्रेन डिवाइडेड बाई ET 1 माइनस ई की पावर में माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। ये जो माइनस ई लिखा हुआ है ना, ये वाला वैल्यू, तो ये ऐसा है, ई की पावर में माइनस टी डिवाइडेड बाई टी रेट, ठीक है, ये ऐसा है। इसको चेंज करने के लिए एल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैल्सी में डायरेक्ट पुट करने से भी आंसर आ जाते हैं। फिर इसी को मॉडिफाइड किया गया यंग मॉडुलस के टर्म में, जे टी इज इक्वल टू J0 प्लस जे टी, फिर 1 माइनस ई की पावर में माइनस टी डिवाइडेड बाई टी रेट प्लस टी डिवाइडेड बाई एन वी। सेम वही है, 1/E0 जो है हमारा वो है इनिशियल कंप्लायंस, जे टी जो है हमारा उसका है 1 डिवाइडेड बाई ई टी है, ये हमारा रिटार्डेड कंप्लेसेंस है, टी डिवाइडेड बाई एन वी जो है हमारा न्यूटोनियन कंप्लेंस, ठीक है। फिर है हमारा जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड मीन्स उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें क्या होता है हमारा जनरलाइज्ड वाले में, इसमें ना nth एलिमेंट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब जितना भी नंबर्स होंगे, मतलब पहले हमारा 2 था, अब इसमें 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक, तब इसको बोलेंगे हमारा जनरलाइज्ड मॉडल। मतलब हम पहले एक वैल्यू फाउंड आउट करते थे, अब एक से ज़्यादा वैल्यू फाउंड आउट करेंगे, मतलब वैल्यू सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसका जो क्वांटिटी होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। मतलब जैसे समेसन होता है ना, समेसन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे जस्ट समेसन एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, जस्ट एग्जाम्पल में। तो ये होता है हमारा जस्ट समेसन में, मतलब टोटल। तो सेम इसमें जैसे कि ये हमारा फर्स्ट है, एक स्प्रिंग एक डैशबोर्ड, फिर स्प्रिंग देन डैशबोर्ड, मतलब ये जस्ट उसी का है, एक सेकंड, ये, ठीक है। फॉर्मूला हमारा एक्चुअल में इतना है, ये हमारा मैक्सवेल का। लेकिन जब इसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में लेंगे तो इसमें ये हमारा एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू ये है, उसमें x1 प्लस x2, ठीक है, ऐसे कर करके इसको इंक्रीज करना है, कहाँ तक, xn तक, ठीक है। फिर हमारा कैल्विन मॉडल जो है उसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें जस्ट जो हमारा फॉर्मूला है जैसे कि समेसन x वाली सेम, तो ये एक्चुअल में हमारा ये वैल्यू है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, समेसन। तो इसमें क्या है, 1 डिवाइड बाई E0 है, ये हमारा मानो 1 का है, ठीक है। सेम हमारा 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, तो इसको हम लोग इंक्रीज बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक, En तक, ठीक, तब इसको बोलेंगे हम लोग जनरलाइज्ड मॉडल। डायग्राम दोनों का सेम है, बस उसमें सीरीज पैरेलल जो है ना वही लगेंगे, बस वो ऐड करते जाएंगे। जस्ट मान के चलो ये एक कैल्विन मॉडल प्लस कैल्विन मॉडल प्लस कैल्विन मॉडल, ये होगा हमारा समेसन कैल्विन, ठीक है। फिर हमारा प्लास्टो और विस्को इलास्टिक और बकिंघम मॉडल। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग बिंघम नहीं, बिंघम मॉडल से ही,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लास्टो विस्को इलास्टिक बॉडीज़ जो होते हैं ना, उनका एनालिसिस किया जाता है कि वो क्या हैं, जिसको ही बोलते हैं बिंघम। ठीक। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड विच इज़ बिलो द इल्ड स्ट्रेस, द बिंघम बॉडी react as a elastic body. At the state value beyond the yield stress, there are two components. One is constant and it represented by the frictional element and other is proportional to the shear rate. पहला हमारा कांस्टेंट रहता है, दूसरा हमारा क्या होता है, शेयर रेट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसमें स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है ना, तब अगर उसका इल्ड स्ट्रेस जो होता है वो कम होगा, तब वो बिंघम बॉडी जो होगा वो एज अ इलास्टिक बॉडी वर्क करेगा। ठीक है। इसमें भी क्रीप एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि वो इलास्टिक है नहीं है। ठीक। और कब के केस में, जब उसमें स्ट्रेस जो शेयर स्टेट जो होता है वो ग्रेटर देन एल्ड स्ट्रेस होगा, क्योंकि उसी टाइम पे ही वो इलास्टिक बॉडी जैसा वर्क करेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब स्ट्रेन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तब वो बिहेव करता है एज अ मैक्सवेल बॉडी। ठीक। फिर है हमारा विस्को इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। अब उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन का जो टाइमिंग होता है, मतलब डिफॉर्मेशन का और फ्लोर्स का, उनकी वजह से जो चेंजेस होते हैं, ठीक, उनका एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे टेस्ट होंगे, वो हमारा डायनेमिक टेस्ट होंगे। टेस्ट क्लास में भी मैं नेक्स्ट में या उसके बाद में दे दूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रीप मेजरमेंट्स किए जाते हैं, क्रीप एनालिसिस जिसको बोला जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सडनली फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसको कॉन्स्टेंटली रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इसमें गामा और एप्सॉन जो होते हैं, मतलब हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन जिसको बोलेंगे हम, तो उसका क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम्स जो होते हैं वो मेज़र करेंगे, मतलब किस टाइम में वो कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उसको। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, विस्को इलास्टिक मटेरियल जो होंगे उनका स्लोप, जैसे डायग्राम में मैंने बताया था, एक स्लोप दिया हुआ था, dy/dt इज इक्वल टू राइट। ठीक है। फिर वहाँ से अपने को अपीयरेंट विस्को इलास्टिक मिलेगी, वो विस्को इलास्टिक से हमको गामा वाई जो होगा या y0, इसमें y0 होगा, ये y0 ये मेज़र कर लेंगे कि इलास्टिक पार्ट्स उसमें कितने कितने हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग शेयर मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसका एक वीडियो बाद में नेक्स्ट में मैं दूंगा कि क्रीप एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका सिस्टमेटिक डायग्राम मिल जाए तो वो अपलोड करके। ठीक है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो शायद मे भी क्लियर ना हो पाए। ठीक है। फिर इसमें कर्व प्लॉट होता है। कर्व प्लॉट होने के बाद वो क्या करेगा, यील्ड कैलकुलेट करता है। यील्ड कैलकुलेट करने के बाद वो वहाँ से क्रिप बिहेवियर शो करता है केल्विन मॉडल्स के लिए, और 4 एलिमेंट्स हमारा बर्गर मॉडल के लिए। ठीक है। फिर ये हमारा क्या करता है, जस्ट हमारा क्रिप जो है मेजरमेंट, वो हमारा फूड की प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने में हेल्प करता है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। जैसे ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का जस्ट डायग्राम। ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस रिलैक्सेशन है एक, तो इसमें देखो पहला सीरीज़ में है, फिर उसके बाद हम लोग एक और स्प्रिंग ऐड कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग इसमें 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट जो मैंने बताया था ना, वही है 5 एलिमेंट। तो देखो पहले में 2 एलिमेंट है, ठीक, पहला तो अपना नॉर्मल है मैक्सवेल मॉडल, दूसरे में 3 एलिमेंट हो गए, तीसरे में 4 एलिमेंट हो गए, चौथे में हमारा 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक। तो ये मॉडल है, उसी बेस पे इसमें जो भी चेंजेस आएंगे ये मॉडल्स को ऐड करने में, मतलब स्प्रिंग और डैशबोर्ड अब मतलब उसमें ऐड करने से उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उनका टेंशन कंप्रेशंस जो लगेगा हमारे बॉडी पे या प्रोडक्ट पे, उनका वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है कि वो किस टाइप के हैं और विस्को इलास्टिक पैरामीटर्स उसके क्या क्या हैं और उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या है। ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, मैक्सवेल मॉडल है ये, तो मैक्सवेल मॉडल्स का इनिशियल स्टेज क्या था, स्ट्रेस सॉरी। ठीक है। फिर मेज़रमेंट करेंगे हम लोग कि मटेरियल कितना डिसिपेट हो रहा है जब उस पर सडनली लोड अप्लाई किया जा रहा है।
फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, जो भी इसके ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट मेथड्स जो होंगे फाइंड आउट के, रिलैक्सेशन टाइम्स जिसको बोल सकते हैं, तो वो सब कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, सो ये था हमारा क्रिप बिहेवियर और स्ट्रेस रिलैक्सेशन। इसका और भी नोट्स है, होपफुली मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बस मुझे एक बार रिमाइंड करा देना अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो। सो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।